नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। लगभग हम लोग 1 मंथ के बाद हम लोग मिले हैं। लगभग 1 माह हो गया है। कुछ समस्याएं आ गई थी जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। तो आज से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज से बाद ये नहीं रुकेगा, ठीक है। टीआरई 4 का एग्ज़ाम आ गया है। सब अपना अपना कट ऑफ मिला लिए होंगे। जिनका कट ऑफ के रेंज में होगा, मतलब यूट्यूब चैनल के अनुसार, वो सेफ जोन में होंगे। जो नहीं होगा वो टीआरई 4 की तैयारी कर चुके होंगे। जिनको थोड़ा भी डाउट होगा, उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो बन रहा है। तो हम लोग इतिहास का आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। पहला चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आज से देखिए हम लोग इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड के स्तर पर प्रश्न लगाएंगे। क्या कि एग्जाम में मिक्स करके दे रहा था। टीआरई 1 में पता नहीं चला क्या सिलेबस था। टीआरई 2 में सब लोग, कुछ लोग एससीईआरटी केवल पढ़ के गए, कुछ लोग केवल एनसीईआरटी पढ़ के गए, जिनके कारण बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। टीआरई 3 में पता चला कि ये तो दोनों मिक्स करके पूछ रहा है। तब क्लियर हो गया कि हमें दोनों पढ़ना होगा। तो टीआरई 3 का लगभग बहुत सारा प्रश्न मेरे वीडियो से लगभग लड़ा हुआ है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। 9th क्लास का, 10th क्लास का, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का बुक का, स्पेशल बिहार बोर्ड बुक का हम दे दिए हैं, उसमें डाल दिए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है चैप्टर बाई चैप्टर और एक्स्ट्रा मिला के, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बिहार का एग्जाम है तो थोड़ा सा बिहार बोर्ड स्कूल का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें हम लोग लगभग टीआरई 3 से संबंधित या उसके लेवल के प्रश्न भी लगाएंगे। थोड़ा सा लेवल हार्ड होगा पिछला वीडियो की तरह। और 612 मैंने 6 क्लास से 12 क्लास तक के जितने भी प्रश्न होंगे, इतिहास के जितने भी चैप्टर होंगे, सबका ऑब्जेक्टिव इसमें इस सीरीज में चलेगा, इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें टोटल 35 चैप्टर होंगे, जो रोज एक एक अपलोड होगा। और पहला अपलोड हो गया, सेकेंड है। थोड़ा सा समय लग गया, गैप हो गया इसमें। वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, ढूंढने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर है, इसमें हमको दो लगभग कितना 2 टॉपिक मिलेगा। इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक मिलेगा। पहला टॉपिक होगा आपको पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। देखिए, पहला था ऐतिहासिक स्रोत, पहला चैप्टर में, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इतिहास लेखन और विविध 4 गो टॉपिक था। इस सेकेंड अध्याय में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ जिसका नाम है, इसमें 2 टॉपिक मेन होगा, पाषाणकालीन संस्कृतियाँ और ताम्र पाषाणकालीन कृषक संस्कृतियाँ। फिर इसके बाद आएगा थर्ड चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। तो इसमें लगभग हम लोग 45 प्रश्न लगाएंगे। और आशा करते हैं इसको 1-2 बार आप लोग देख लीजिएगा ना, तो मतलब मज़ा आ जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कन्फ्यूजन लगभग सारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, थोड़ा समय ज़्यादा हम अभी ले लिए हैं, तो कल से कम समय लिया जाएगा और ज़्यादा प्रश्न लगाया जाएगा। ये शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपको न्यू एनसीईआरटी क्लास 6, जिसका मैंने इस चैप्टर का प्रश्न कहाँ से बना है। 6 क्लास का चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इससे बना है। प्लस ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का आदि मानव चैप्टर है, उससे बना है। फिर ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9th का प्रागैतिहासिक काल में जीवन, इस चैप्टर से प्रश्न इसमें बना है। फिर ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th का प्रस्तर युग, आदि मानव। उसके बाद ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति और आर्यों का आगमन और ऋग्वेदिक काल, उस चैप्टर से इसमें प्रश्न बनाया था। यहाँ 6, 9th और 11th यानी 3 क्लास के चैप्टर से हिस्ट्री का इसमें प्रश्न बना हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न है आदि मानव के द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एग्जाम में आता है ना, हम लोग यहाँ ध्यान से पढ़ते नहीं है, और पहला ऑप्शन मिला टिक मार के, गलती करके घरे आके जाही तो गबड़ा गया। मेरे साथ भी हुआ है बहुत ज़्यादा ऐसा। हर एग्जाम में 2-3 सवाल ऐसा होता है जो बनने वाला होता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ा जाता है। तो ध्यान से प्रश्न पकड़ना है। आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पशुओं की हड्डियों से बने औजारों का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो चैप्टर 1 क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। तो पढ़ेंगे इसमें कश्मीर की घाटी, बेलन घाटी, नेपाल की तराई या ऊपरी गंगा का मैदान। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कश्मीर की घाटी से मिला है। अब इसका हम लोग विस्तार देखते हैं। देखिए विस्तार में कितना बताया हुआ है। देखिए कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से बने औजार और हथियार के प्रमाण मिले हैं। हो गया। इस काल में आदि मानव ज्यादातर चकमक पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग बहुतायत या मात्रा में करते थे। ठीक है ना। पत्थर के बड़े टुकड़े से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। बसूली नहीं होता है जो पासिलो ताड़ी छेता है जाके ताड़ों पे, गांव देहात में जगह बसूली, शायद जहाँ तक मेरा आइडिया है वही होगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा बसूली क्या होता है। इन औजारों का प्रयोग आदि मानव पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवरों को मारने, जमीन खोदने आदि में करते थे। चकमक पत्थर के आविष्कार ने आग उत्पन्न करने के अतिरिक्त अन्य कार्यों में आदि मानव को सुविधाएं दी। अब जितना प्रश्न बनेगा इसमें से आप लोग देख लीजिए। सेकेंड प्रश्न है आरंभिक यानी कि शुरुआती पूर्वपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि पूर्वपाषाण काल के संबंध में इसमें असत्य कथन खोजना, यानी कि गलत खोजना है। मतलब पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से हम ऑप्शन में से जो गलत लाइन होगा उसको ढूंढ लेंगे, वही आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग सही खोजेंगे। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। इस काल में बिदारनी एक प्रमुख औजार था। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिलते हैं। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये गलत है। आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा डिस्क्रिप्शन। देखिए आरंभिक यानी शुरुआती पूर्वपाषाण काल के संबंध में कथन ए सही नहीं है, क्योंकि शुरुआती पूर्वपाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे। इस युग का मन खाद्य माने संग्राहक माने क्या होता है, खाना को इकट्ठा करना, ये सब नहीं। जहां मिला खाया पिया वहीं पे छोड़ दिया, पूर्वपाषाण काल के लोग थे। खाद्य संग्राहक नहीं थे। इस युग का मानव अपना खाद्य कठिनाई से प्राप्त करता था और अधिकांश शिकार पर निर्भर रहता था। ठीक है ना। शुरुआती कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिदारनी, क्लियर तथा खंडक जिसको चॉपर आदि हथियारों तथा औजारों का उपयोग होता था। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में स्थित है, लेकिन अनेक स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल क्षेत्र में भी मिले हैं। यानी कि पूछ देगा पूर्वपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से स्थल संबंधित है, यानी पूर्वपाषाण काल से शुरुआती पूर्वपाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से है। तो हम लोग खाली सोहन घाटी नहीं मारेंगे, सोहन घाटी से तो मिलवे किया है जो पाकिस्तान में, साथ ही साथ कश्मीर और थार मरुस्थल, यानी 3 जगह देगा ऑप्शन में, तो इसको भी टिक करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चैप्टर 5 क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी का है। भारतीय पूर्वपाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है। तो फिर नहीं यानी गलत खोजना है। निम्न पूर्वपाषाण काल शामिल है, महापाषाण काल ये शामिल नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मध्य पूर्वपाषाण और उत्तर पूर्वपाषाण काल, यानी उत्तर यानी 9 पाषाण काल भी बोल सकते हैं। पूर्वपाषाण काल नहीं, 9 नहीं होगा, उत्तर पूर्वपाषाण काल होगा। पूर्वपाषाण काल को 3 भाग में, देखिए पूर्वपाषाण काल, जैसे पाषाण काल को कितना भाग में बांटते हैं, पाषाण काल यानी कि पत्थर का काल, इसको हम लोग कितना भाग में बांटे हैं, 3 भाग में बांटते हैं। एक पूरा, उसके बाद से मध्य पाषाण काल, उसके बाद 9 पाषाण काल, 3 भाग में हम लोग बांट दिए। हई पहिलका को कितना भाग में बांटते हैं, तो वही ही पूछ रहा है। तो पहिलका को बांटते हैं निम्न, उसके बाद मध्य और उत्तर, समझ गए हैं। सॉरी, पहिलका को कितना भाग में बांटते हैं। ठीक है ना। तो हो गया निम्न, मध्य और उत्तर, ये पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल को महापाषाण काल और 9 पाषाण काल ही हो गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं हम। तो इसमें ये वाला आंसर सही नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसको देखते हैं। भारतीय पूर्वपाषाण युग को 3 अवस्थाओं में महापाषाण युग शामिल नहीं है। भारतीय पूर्वपाषाण युग को मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजारों और जलवायु परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। आरंभिक यानी निम्न पूर्वपाषाण काल, मध्य पूर्वपाषाण काल और उत्तर पूर्वपाषाण काल को। ठीक है ना। भारतीय पूर्वपाषाण युग को ही बांटा गया है। अब पाषाण, देखिए सबसे ऊपर पाषाण काल हम बता दिए, सब कुछ समझ गया होगा। जो कुछ लोग हैं जो नहीं समझे होंगे, पहला आएगा पाषाण काल। ठीक है, उसको 3 भाग यानी पत्थर का काल, उसको 3 भाग में बांटेंगे। एक में पूर्वपाषाण काल, 2 में मध्य पाषाण काल,
3 में नवपाषाण काल, ये पत्थर का काल बांटा गया। अब इसमें जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भाग में बांटा गया है, उसी का ही प्रश्न बना है, ठीक है ना। इसको जो 3 भाग में बांटा गया है तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पूरा पाषाण युग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यही घुमा घुमा के पूछेगा, इसलिए हम हाई लेवल का थोड़ा लाए हैं क्वेश्चन। ये भी क्लास 11th का चैप्टर 5 का प्रश्न है, एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी। अधिकांश शुरुआती पूरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा है, यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत क्वेश्चन खोजना है। तो ऐसा प्रश्न आए ना तो आप ऑप्शन में सही क्वेश्चन खोजिए, सही कथन खोजने लगिएगा तो अपने आप गलत क्वेश्चन निकल जाएगा, और गलत पूछा है तो गलत ही आंसर होगा। अधिकांश आरंभिक पूरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा है, ये सही है, ठीक है ना। शुरुआती पूरा पाषाण काल के स्थान पाकिस्तान में पाए गए हैं, ये सही है, सोहन घाटी है जो पाकिस्तान में है। उसके बाद से आरंभिक पूरा पाषाण काल के औजार बिहार के चिरांद में ही पाए गए हैं, ये थोड़ा सा डाउट वाला है। हस्त कुठार द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन के समय के जमाव से मिले, यानी कि वे बर्फ वाला कह रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसका विस्तार देखते हैं। पूरा पाषाण युग के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है, क्योंकि शुरुआती पूरा पाषाण काल के औजार चिरांद से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी जो कि वर्तमान में मिर्जापुर में है वहां से प्राप्त हुआ है। चिरांद जो बिहार से है, नवपाषाण काल के पत्थर के औजार मिले। इतना तो कन्फर्म है, क्वेश्चन बन गया ना कि बिहार का जो चिरांद है वहां से एक ही काल का पत्थर मिला है, वो कौन सा काल है, नवपाषाण काल का ही पत्थर मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 5 प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये आपको चैप्टर 5 है, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। मध्य पूरा पाषाण पूछ रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये पहिल के चरण में बानी सुनो, पहिल का चरण का दूसरे का चरण के बारे में पूछ रहा है। इस युग में उद्योग मूलतः मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी औजारों का होता था, ठीक है। फलक, बेधनी, छेदनी तथा खुरचनी पपड़ी के औजार बने होते थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग होता था। तो ये 3 सही लग रहा है, ठीक है। मध्य पूर्व पाषाण युग संबंध में ही कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये वाला हमको सही नहीं लग रहा है, तीसरा सही नहीं है, ठीक है ना। माइक्रोलिथ हो गया, मध्य से हो जाएगा। ये पूछ रहा है पूरा पाषाण से पूछ रहा है, तो पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 और 2 हमको सत्य लग रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कह रहा है मध्य पूर्व पाषाण युग के संबंध में कथन 1 और 2 सत्य है। मध्य पूर्व पाषाण युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। ये पपड़ियां संपूर्ण भारत में पाई गई हैं और इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाया गया है। इस युग के मुख्य औजारों में पपड़ियों से बने विविध प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी आदि शामिल है। कथन सी असत्य, क्योंकि माइक्रोलिथ औजार मध्य पाषाण, बोले हैं ना, मध्य पाषाण युग से संबंधित है, न कि मध्य पूर्व पाषाण युग से। तो माइक्रोलिथ, म से माइक्रो, म से मध्य पाषाण काल, पूरा नहीं, सीधे पाषाण काल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6। छठा प्रश्न है आपको क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 5 से ही बना है। मध्य पूर्व पाषाण काल में उस उद्योग को क्या कहते थे जिसमें पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तो ये आप बता दीजिएगा, इसका हम जानते हैं, इसका कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए। मीसोलिथिक उद्योग, बटिकास्म उद्योग, शैलाश्रय उद्योग या मेगालिथ उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटिकास्म उद्योग। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में पत्थर के गोलों से वस्तुओं के निर्माण की कला विकसित थी, जिसे सरल बटिकास्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। इस काल के स्थल उस स्थान पर मिले हैं जहां आरंभिक पूर्व पाषाण स्थल पाए गए हैं। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे स्थित कई स्थानों पर तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती अनेक स्थानों पर पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7 प्रश्न कह रहा है, आधुनिक प्रारूप में मानव, जिसको होमोसेपियंस कहते हैं, का प्रादुर्भाव यानी कि कदम किस युग में हुआ था, यानी कि सबसे पहले होमोसेपियंस किस युग में आए थे, ठीक है ना। तो हो जाएगा उत्तर पूर्व पाषाणीय काल
मध्य पूर्व पाषाणीय काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो हो जाएगा उत्तर पूर्व पाषाणीय काल, यानी जो पूरा पाषाण काल बीत रहा था और मध्य पाषाण काल शुरू हो रहा था उस समय, ठीक है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आधुनिक प्रारूप में मानव का प्रादुर्भाव यानी कि कदम कब रखा गया, उत्तर पूर्व पाषाण काल में हुआ। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के उपयोग हेतु गुफाओं का साक्ष्य भीमबेटका में मिला है। इस युग में फलक और तक्षणियों, जिसको ब्लेड्स और ब्यूरिन्स के उपयोग के साक्ष्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र से मिले हैं। 8 वाला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैप्टर 5 है, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। देखिए, बहुत लोग कह रहा होगा कि इससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न कम बना है। ठीक है, हम आपके बात से सहमत है, कम बना है। आप अंदाजा यूँ तो नहीं लगा सकते थे कि टियर 3 में 9th 10th में चाहे 6 to 8 में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से वो 2 टॉपिक से पूछ देगा, मौर्य और दिल्ली सल्तनत से। आपको आइडिया था, आप तो सब पढ़े थे, तो क्या गारंटी नहीं है कि अगला बार में केवल इसी से पूछ दे टॉपिक से प्रश्न। इसका सारांश यही हुआ। मेरे कहने का मतलब, सिलेबस है तो हमको डिटेल पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को डिटेल पढ़ना होगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा। अब जैसे बहुत लोग होगा पूरा मौर्य और दिल्ली सल्तनत एकदम रट मार देगा, तो फिर पता चला कि पहले गुप्त में पूछ दे, गुप्त काल से पूछ दे, सातवाहन से पूछ दे, तो गए आप। इसलिए ठीक है ना, प्रत्येक चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे, वो डिटेल में। आज डिटेल क्लास है, देख रहे हैं। मध्य पाषाण हम समझ, यह पूर्व पाषाण और नव पाषाण के बीच का संक्रमण काल है। इस युग में लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं एकत्रित कर पेट भरते थे। इस युग में लोग पशुपालक बन गए। तो इसका सही कथन हो जाएगा 1 और 2। यह पूरा पाषाण यानी कि 1 और 2 इसका सही कथन है और 3 कथन असत्य है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या बता रहा है, व्याख्या में, मध्य पाषाण युग के संबंध में 1 और 2 सही है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जो मध्य पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। यह पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। इस युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर अपना भोजन तैयार करते थे। असत्य कथन 3 है, क्योंकि मध्य पाषाण युग के लोग पशुपालक नहीं थे। पशुपालन नव पाषाण युग में हुआ था। समझ गए। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा आपको, वीरभान पश्चिम बंगाल से सुमेलित है, तिन्नेवेली तमिलनाडु से नाम से ही है, डिडवाना मध्य प्रदेश और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर से संबंधित है, लेकिन डिडवाना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी सही। सुमेलित सी नहीं है, क्योंकि डिडवाना क्षेत्र राजस्थान में स्थित है, न कि मध्य प्रदेश में। यह राजस्थान में स्थित एक मरुस्थल है, जहां से शुरुआती पूर्व पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न, मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। इसमें किसके मिश्रण से कांसा का निर्माण होता था? तो इसका सब लोग जानते थे, टीन से। क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1 में है। तो टीन मिला दीजिएगा ना तांबा में, तो कांसा बन जाएगा। मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा का निर्माण होता था, क्योंकि यह एक मिश्र धातु है। तांबा भारत में राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था और टीन का आयात बर्मा और मलय प्रायद्वीपों से किया जाता था। दक्षिण भारत में देवी प्रतिमाओं के निर्माण में कांसा का प्रयोग किया जाता था। 11 प्रश्न, पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण की कलाकृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैप्टर 5 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण की, पूर्व पाषाण मध्य और नव, यानी कि पूरा और मध्य, यानी पूर्व पाषाण का जो 3 को पार्ट था वो बीत गया। अब हम लोग पूरा और मध्य नव पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण देखिए क्या कर रहा है। इस काल में पर्चिंग पक्षी आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते थे। पर्चिंग अनाज पर जीने वाला प्रमुख पक्षी था। ठीक है। भीमबेटका चित्रकला की आदिम प्रस्तुति को उद्घाटित करती है, ये भी ठीक है। भीमबेटका वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, ये गलत है। ये तो आपको एथी में है, मध्य प्रदेश में, सब लोग जानते होंगे भीमबेटका कहाँ है। इसका व्याख्या देखते हैं।
पूर्वपाषाण और मध्यपाषाण की कलाकृतियों के संबंध में कथन डी सत्य नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है, ए बी सी। ठीक है, क्योंकि पूर्वपाषाण और मध्यपाषाण काल की कलाकृतियां भीमबेटका शैलाश्रय से प्राप्त हुई है। यह स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थल विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित है, जहां 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं पाई गई हैं। इन गुफाओं के चित्र पूर्वपाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण काल तक के हैं, जिनमें बहुत सारे पशु पक्षी और मानव के चित्र भी है। अनाज पर आश्रित रहने वाला पर्चिंग पक्षी के चित्र इन गुफाओं में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, यह स्थल कहाँ है? तो लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चौपानी मांडो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आदमगढ़। व्याख्या देखते हैं इसका। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का सबसे प्रामाणिक आदमगढ़ से मिलता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर जिले में पशुपालन की उन्नत अवस्था मौजूद थी। यह अवस्था 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य मौजूद थी। आदमगढ़ में यहाँ के निवासियों की जीविका का आधार पशुपालन प्रतीत होता था। पशुपालकों के निवास स्थल के साक्ष्य भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 13 प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन खोजना है। तो हम सही कथन खोज देंगे बेटा, अब तो गलत कथन निकल जाएगा। पूछा ही गलत है तो गलत ही आंसर होगा। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग करते थे, तो नवपाषाण में सही है। लोग कांस्य की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ, ये सही है। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग शुरू हुआ, ये भी सही है। तो पूछ रहा है क्या गलत, तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग कांच की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, गलत है। आइए व्याख्या में सब क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़िए बाबू लोग, ठीक है, लॉन्ग कट भी अच्छा रहता है। नवपाषाण काल के संबंध में कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि नवपाषाण काल में कांसे की कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियारों का प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण काल कई महत्वपूर्ण कारणों से केंद्र में रहा, जिसमें कृषि उत्पादन, मिट्टी के बर्तन बनाने, चाक, पशुपालन का प्रारंभ तथा आग का प्रारंभ आदि प्रमुख थे। ठीक है, आग जलाना ये सब जानता था पहले से, लेकिन आग का प्रयोग जानना ये लोग कब से किया? नवपाषाण काल में। आइए नेक्स्ट प्रश्न 14 प्रश्न है, नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुफा कराल से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद से गुफा कराल का अर्थ शिकारी की गुफा होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कृषि के साक्ष्य तो मिला है, लेकिन शिकारी का गुफा नहीं होता है, तो कथन ए ही केवल सही है, कथन बी गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। उसके बाद देखिए, नवपाषाण काल के संबंध में कथन ए सत्य है। कश्मीर घाटी में नवपाषाण कालीन स्थान गुफा कराल है, जहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों से परिचित थे, अतः यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिले हैं। कथन 2 असत्य है, क्योंकि गुफा कराल का अर्थ कुम्हार की गुफा होता है, न कि शिकारी की गुफा। ठीक है, अब नेक्स्ट 15 प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें इसका होगा मेहरगढ़ होगा बलूचिस्तान। ठीक है, चेचर बिहार सही है। उसके बाद गारो पहाड़िया मेघालय में, गारो खासी जयंती आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, और हल्लूर कर्नाटक में। तो एक का ए बी का दू, एक का ए बी का दू, एक का ए बी का दू, यानी कि सी और डी इसका आंसर नहीं होगा, ए और बी होगा। ठीक है ना, तो ए का ए बी का दू तो मिल गया। गारो पहाड़िया सी का 4, यहाँ सी का 3 है लेकिन सी का 4, तो और बी होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है, ये कन्फर्म हो गया कौन सा है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। चलिए, चेचर बिहार के वैशाली जिला में है। पूछ दो चेचर बिहार के किस जिला में, तो वैशाली में है। और कौन सा स्थल है, तो नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। गारो पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। ये मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का एक भाग है। हल्लूर एक नवपाषाण कालीन स्थल है, जिसकी अवस्थिति कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। 16 नंबर प्रश्न,
बिहार स्थित किस नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? वज्जी, कुंडग्राम, चिरांद और चंपा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरांद। बिहार के सारण जिले में अवस्थित, सारण जिला यानी कि सारण सिवान, कमेंट में बताइए सारण जिला वर्तमान में कौन सा है? अवस्थिति चिरांद नामक नवपाषाण कालीन हड्डी स्थल से हड्डी के हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हड्डियों के औजारों की तिथि 2000 ईसा पूर्व के आसपास की थी। संभवतः यहाँ से मिले औजार को पहले नवपाषाण काल की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो हो जाएगा बुर्जहोम, कोल्डिहवा, चौपानी, मांडो। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? इसका होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम की कब्रों में मालिकों के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर घाटी में नवपाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल बुर्जहोम है, जिसका अर्थ है भुर्ज वृक्षों का स्थान। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भाग में नवपाषाण युग के लोगों में शायद नहीं थी, केवल कश्मीर में ही था। नेक्स्ट प्रश्न है 18, यह बुलंद दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ के स्त्री पुरुष ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा। कब्रों में मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने से उनकी इस अवस्था को बल मिलता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यह विवरण इस नवपाषाण कालीन स्थल का सटीक विवरण है, यानी कि बताना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपको मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न में वर्णित विवरण का संबंध मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान की सीमा के पास बोलन दर्रे के निकट है। यह एक समतल मैदानी क्षेत्र है। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन का पहला साक्ष्य इस स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ मृतकों के साथ कब्र में बकरी को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दाऊजली हेडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित है। यहाँ से कास्टास्म के औजार और बर्तन मिले हैं। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। और क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तीनों कथन सत्य है। तो इसका देखते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन। दाऊजली हेडिंग के संबंध में सभी कथन सत्य है। दाऊजली हेडिंग असम के कछार पर्वत के ऊपरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित एक नवप्रस्तरकालीन स्थल है। नवप्रस्तरकालीन मानव ने यहाँ उपलब्ध बलुआ पत्थर व शैल का उपयोग उपकरणों को बनाने में किया था। शैल माने पत्थर, ठीक है। यहाँ से प्राप्त उपकरण अधिकांशतः इन्हीं दोनों पत्थरों से बनाए गए थे। इस स्थल से प्राप्त मुख्य अवशेष पाषाण उपकरण है, जो क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, शैल व प्रस्तरीकृत लकड़ी का निर्मित है। इनमें मूसल और खरल तथा कास्टास्म के औजार का बर्तन शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2। नवपाषाण काल में कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। उसके बाद है महागढ़ और पचमपल्ली से कृषि के कार्य के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। यानी कि तीनों कथन इसमें सत्य हो जाएगा। इसमें ऑप्शन, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए सभी कथन सत्य है। पाषाणकालीन लोगों ने संभवतः अपने घरों के आसपास चारा रखकर जंतुओं को पालतू बनाया। सबसे पहले इनके द्वारा कुत्ते को पालतू बनाने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात भेड़, उसके बाद बकरी, यानी कि पहले कुत्ता तब भेड़, उसके बाद बकरी को। आइए चर्चा सामने। नवपाषाण कालीन स्थल में कृषक और पशुपालकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, यानी उत्तर और पश्चिम, कश्मीर और पाकिस्तान वाला एरिया, जैसे आधुनिक कश्मीर, पूर्वी तथा दक्षिण भारत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ से कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। महागढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और पैचमपल्ली तमिलनाडु ऐसे नवपाषाणकालीन स्थल थे जहाँ से कृषकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कृषक के साक्ष्य देखिए कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। महागढ़,
पचमपल्ली से। नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ कृषक के साक्ष्य प्राप्त हुए। नवपाषाण काल में कपास उगाए जाने के संबंध में पता चला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि लोग कपड़ा बुनने का कार्य भी करते थे। प्रश्न 21, नवपाषाण कालीन मिश्रित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेती वाले मनुष्य अनिवार्य रूप से पशुपालन करते थे। नवपाषाण काल के मिश्रित कृषि के बारे में पूछ रहा है। कृषि के साथ पशुपालन को मिश्रित कृषि की संज्ञा दी गई है। फसल काटने के पश्चात तुरंत सारा अनाज खत्म कर दिया जाता था। देखिए, सब प्रश्न बीपीएससी लेवल का प्रश्न है, तो थोड़ा सा आपको इसका क्लास हम पढ़ाएंगे नहीं, डिटेल में पढ़ना होगा तभी ये प्रश्न बनेगा। इसका एक ही कारण है, आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, लगभग दिसंबर तक टीआरई 4 चाहे जनवरी में तो गारंटी है टीआरई 4 होगा ही होगा। जहाँ तक न्यूज के अनुसार बता रहे हैं हम, 20 बार तो नहीं, कम से कम 15 से 20 बार इसको बीच में, कम से कम 15 बार एनसीईआरटी को पढ़ जाइए साफ लाइन बाय लाइन, तभी एग्जाम क्लियर होगा। सक्सेस का यही नियम है, ठीक है ना। तो हो जाएगा फसल काटने के पश्चात, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 ही केवल सत्य है। नवपाषाण कालीन मिश्रित कृषि के संबंध में 1 और 2 सत्य है। नवपाषाण काल में पशुपालन और कृषि दोनों साथ की जाने लगी थी। तत्पश्चात मिश्रित कृषि की शुरुआत हुई। इस काल में पानी की निकटता वाले क्षेत्रों का पशु के बाहुल्य के कारण मनुष्य ने उनका अध्ययन किया और कार्य के पश्चात फसलों की भूसी को उनके आहार के रूप में उपयोग करने लगे, जिससे दोनों कार्य साथ साथ किए जाने लगे। इस टीआरई 3 के लेवल का एग्जाम है, टीआरई 3 एग्जाम बीता है ना, उसी से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। नए हैं चैनल पे तो जाके कम से कम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 9th और 10th का हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, उसको पूरा देख जाइए, उसके बाद इसको देखिएगा और फायदा करेगा। कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो समझिए रामबाण की तरह होगा। असत्य कथन 3 है, क्योंकि नवपाषाण काल में फसल काटने के तुरंत बाद सारा अनाज समाप्त नहीं किया जाता था, बल्कि उसे अगली उपज तक चलाया जाता था। उसमें से कुछ बोने के लिए बीज के रूप में आवश्यकता अनुसार अनाज को बचा कर रखा जाता था। देखिए, हम भी एस्पिरेंट हैं, हम भी टीआरई 3 का एग्जाम दिए, 2 का 1 का दिए थे, ठीक है। तो हमें आइडिया हो गया कि किस तरह का प्रश्न पूछेगा, और इस बुक को हम कम से कम 4 बार पढ़ने वाले हैं। तो आप कम से कम इस वीडियो को 3 बार से 2 बार देख जाइएगा, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। फालतू चीज देखिए, बहुत सारे चैनल है जिसपे आपको चुनल प्रश्न देगा प्रीवियस ईयर। हम चैप्टर उठा रहे हैं, उस चैप्टर के अंदर का प्रश्न हम डाल रहे हैं, तो समझिए एक लेखा से आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। नवपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक विश्वास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1 का प्रश्न है, ठीक है। मृत व्यक्तियों, नवपाषाण काल के बारे में धार्मिक विश्वास के बारे में पूछ रहा है। मृत व्यक्तियों को हथियार, बर्तन तथा खाने पीने की चीजों के साथ दफनाया जाता था। मृत पूर्वजों के शव जमीन में दफना देने से उनका आत्माएं फसलों के बढ़ने में मदद देती थी। नवपाषाण काल के लोगों का कुल चिन्हों में विश्वास था। इसका हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों कथन इसका सही है। आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत बड़ा है, ठीक है ना। नवपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक विश्वास के संबंध में सभी कथन सत्य है। मृत व्यक्तियों को दफनाने के तरीकों से नवपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक विश्वासों के विषय में जानकारी मिलती है। मृत व्यक्तियों को हथियार, मिट्टी के बर्तन तथा खाने पीने की वस्तुओं के साथ कब्रों में दफनाया जाता था। ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्तियों को इन वस्तुओं का जरूरत पड़ेगा। उस समय का बात है। नवपाषाण काल में कब्रों का महत्व पहले की अपेक्षा अधिक हो गया था, क्योंकि इस समय कृषि का प्रचलन शुरू हो गया था और लोग आकेटक से खाद्य संग्रह की ओर प्रेरित होने लगे। संभवतः इन्हीं कारणों से उस काल के लोगों की यह धारणा बन गई थी कि जिन मृत पूर्वजों के शव जमीन के नीचे गड़े हुए हैं, उनकी आत्माएं फसलों के बढ़ने में सहायता देती हैं। नवपाषाण काल में इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि इन लोगों का कुल चिन्हों में विश्वास था। यदि कोई जाति या साथ साथ रहने वाले परिवारों का कोई समूह किसी पशु व पौधे की आकृति को अपनी जातीय समूह का चिन्ह मान लेता था, तो उसे जातीय समूह का कुल चिन्ह कहा जाता था, ठीक है। 23 प्रश्न क्लास 11th का है, 9th का है, चैप्टर 1। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नवपाषाण काल से संबंधित है? आवा में मिट्टी के बर्तन बनाना, चिकने पत्थर के औजार बनाना, पहिए का आविष्कार उपयुक्त सभी।
तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। नवपाषाण काल को कृषि का शुरुआत, मिश्रित और कृषि का विकास और बस्तियों का विकास, चिकने पत्थर के औजार बनाना, आवा में मिट्टी के बर्तन बनाना, पहिए का आविष्कार तथा काटने और बुनने की कला का प्रारंभ आदि प्रक्रियाओं के प्रारंभ हेतु माना जाता है। ठीक है। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग यानी विश्व स्तर के लेवल पे 9000 ईसा पूर्व में होता है शुरू। वहीं भारत उपमहाद्वीप में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है। इसका कारण देखिए, कहिएगा कि 9000 में और अजग है और भारत में 7000 का है। वर्तमान में लेके चलते आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं और अमेरिका और यूरोप का लोग जिंदगी जी रहा है, क्या उसमें समानता है? नहीं है। तो समझिए, अगर अमेरिका का लोग जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, जो चीज़ का उपयोग कर रहा है, उस चीज़ का उपयोग अभी हम लोग बहुत दूर हैं करने से। वही चीज़ है, मान लीजिए जो चीज़ वहाँ आज कोई हाई 6G यूज कर रहा है वहाँ का लोग, तो क्या भारत का गरीब का लोग 6G यूज कर रहा है? अभी 3G 5G में अट गया है। यहाँ आते आते 20 साल लगेगा। जो जिंदगी हम लोग अभी जी रहे हैं ना, वो जिंदगी अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप का लोग आज से 30 साल पहले जी चुका है। 30 से 40 साल पहले लेट आया हम लोग के बाद, 30 से 40 साल बाद आया कि नहीं? तो उसी समय 9000 ईसा पूर्व विश्व में लोग नवपाषाण युग जी रहा था और उसी को भारत में लाने में 7000 ईसा पूर्व लग गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ताम्रपाषाण कृषि संस्कृतियाँ। चलिए, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 का है। ताम्रपाषाण युग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सत्य कथन खोजना है या गलत कथन अपने आप मिल जाएगा। इसे चालकोलिक, अब आंसर तो आपको दिख गया लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ना है। इसे चालकोलिक, इसमें आप सही टिक करने से मतलब नंबर हाई ले लीजिएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में लड़ना होगा। इस हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हर एक ऑप्शन देखना है, पढ़ना है। ठीक है ना। इसे चालकोलिथिक कहा जाता है। यह पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था है। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति के बाद की है। यहाँ के लोग ग्रामीण समुदाय के बना कर रहते थे। तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाण युग के संबंध में कथन सत्य नहीं है, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, न कि बाद की। नवपाषाण युग के अंत होने के बाद ही धातुओं का प्रयोग शुरू होता है। धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रारंभ हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक यानी कि चालकोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। वे लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भाग में फैले थे जहां पहाड़ी और नदियां विद्यमान थी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चैप्टर 6 क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी। आहार और गिलुंद ताम्रपाषाणिक स्थल है। सही है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाणिक मृदभांडों से उत्कृष्टम माना गया है। सही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव एक बृहत्तर ताम्रपाषाणिक स्थल है। यह सही है, यानी कि उपयुक्त का तीनों कथन सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। दिए गए सभी कथन सत्य है। आहार और गिलुंद से तांबे की वस्तुएं बहुतायत में मिली हैं। यह राजस्थान में स्थित है। यह आहार का प्राचीन नाम तांबावती अर्थात तांबावली जगह है। आहार संस्कृति का काल संभवतः 2100 और 1500 ईसा पूर्व के बीच है और गिलुंद इसी संस्कृति का स्थलीय केंद्र था। गिलुंद से तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित मालवा मृदभांड ताम्रपाषाणिक मृदभांड में उत्कृष्ट माना जाता है, जो उसकी विलक्षणता को दर्शाता है। इनाम गांव पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाणिक स्थल है, जहां यह ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से कहाँ नहीं मिलती हैं? तो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलता है, लेकिन ऊपरी गंगा यमुना दोआब में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए व्याख्या में सब क्लियर हो जाएगा।
भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, बल्कि इस अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा दक्षिण पूर्वी भारत और पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई गई हैं। आहार, गिलुंद, मालवा, कायथा, एरन आदि इस प्रकार का उदाहरण है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चैप्टर 6 क्लास 11th का है, तो हो जाएगा इनाम गांव महाराष्ट्र है, सेनुआर बिहार में है, नरहन उत्तर प्रदेश में, पांडु राजा दीवी ओडिशा में, ये सुमिलित नहीं है। तो इसका व्याख्या देखिए, दिए गए में बी सुमिलित नहीं है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल पांडु राजा दीवी ओडिशा में नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल से प्राप्त अन्य ताम्रपाषाणिक स्थलों में बीरभूम जिले में स्थित महिषादल उल्लेखनीय है। आइए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। जोरवे संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोरवे एक नगरीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोंकण के तट प्रदेश में फैली है। इनाम गांव में नगरीकरण का प्रमाण मिलता है। तो इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 3 सत्य है। इनाम गांव में नगरीकरण के प्रमाण मिलता है। 1 और 2 सत्य नहीं है, गलत है। ठीक है, ये व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या जरूर पढ़ सुनना चाहिए, इसमें सब क्लियर हो जाता है। जोरवे संस्कृति के संबंध में कथन 3 सत्य है। जोरवे संस्कृति की कई बस्तियों में से प्रमुख दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, उसके बाद है जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है ना, यह कोंकण तट प्रदेशों के समूचे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को तांबावती या तांबावली कहा जाता है? तो अब इसका अभी पढ़ाया है, पीछे अभी क्वेश्चन में हम लोग को मिला था। आहार, महिषादल, ताराडोर और खैराडी। तो इसका हो जाएगा आहार। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो आहार को तांबावती या तांबावली के नाम से जाना जाता है। यह आहार एक प्राचीन नाम था। आहार राजस्थान की बनास घाटी के सूखे क्षेत्र में स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से ताम्रपाषाणिक बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। आइए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम में जहां तक आइडिया है बीपीएससी इसी तरह का प्रश्न डालेगा। व्याख्या ऑप्शन दे देगा और इस तरह का व्याख्या देगा तब ऑप्शन देगा। ताम्रपाषाण युग में लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे। स्त्रियों सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थीं। स्त्रियों बालों में सुंदर कंघियां लगाया रखती थी। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका तीनों कथन सत्य है। इसका व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाण युग की जीवन शैली के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ताम्रपाषाण काल में कपास की खेती की जाती थी। इस काल के लोग काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे। इस काल के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। महाराष्ट्र में सेमल यानी सेमर के गाछ की रुई के धागे प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन तो आप लोग देख लिए हैं। ठीक है ना, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि बी कथन सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में बी सत्य नहीं है, क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े पैमाने पर होता था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई स्थलों से चित्रित मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है? तो इस जगह इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा का प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, इस युग के लोग देखिए किसको जानते थे? गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस से परिचित थे। वे हिरन का शिकार करते थे। कई स्थलों से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इतना लेकिन घोड़ा का नहीं था। ताम्रपाषाण युग के कब्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर कब्रिस्तान में दफनाते थे। उसके मृतकों के साथ तांबे की वस्तुओं को भी दफनाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन इसमें हो जाएगा आपको कथन केवल 2, यानी कि मृतकों के साथ तांबे की वस्तु को दफनाया जाता था, ये सत्य है। ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक जीवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे मातृदेवी की पूजा करते थे। यहाँ से कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शेर धार्मिक पंथ का प्रतीक था।
उसके बाद से मालवा में वृषभ मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक जीवन के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है, क्योंकि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मालवा राजस्थान से मिली है, ठीक है ना। इसको वृषभ संकेत मिलती है, सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था, शेर नहीं था, ठीक है। ये 35 प्रश्न देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा, इतना ना इस पर प्रश्न हो जा रहा है कि इससे बाहर पूछबे नहीं करेगा, ठीक है ना। ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछा है। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज भवन मृदभांड के क्षेत्रीय समानता थी। पूर्वी भारत चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नवदा तोली में सबसे अधिक अनाज के भंडार पाए गए थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही नहीं है, ठीक है। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, इसको सुमेलित कीजिए, ठीक है। गणेश्वर राजस्थान से मिला था, चंदौली आपको महाराष्ट्र से, ताराडी बिहार से और मालवा मध्य प्रदेश से। तो एगो देखिए मालवा मध्य प्रदेश एक में ऑप्शन 4 है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल से एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती थी, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ राजस्थान का जो हम प्रश्न पढ़े हैं उसका देखिए कौन सा आंसर होगा। अलवर, मेहरगढ़, गणेश्वर या नवदा टोली, तो इसका हो जाएगा सी नवदा टोली। राजस्थान में स्थित गणेश्वर ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती थी, यानी सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती थी। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता की तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ताम्रपाषाण को और सिंधु घाटी से तुलना कर रहा है। राजस्थान का कालीबंगा प्राक ऐतिहासिक हड़प्पाई स्थल के साथ साथ ताम्रपाषाणी स्थल भी है। हरियाणा का बनावली एक ताम्रपाषाणी के स्थल है। कोटदीजी विशुद्ध रूप से हड़प्पाई स्थल है। तो तुलना करना है ताम्रपाषाण और हड़प्पा का, तो वो जगह 1 और 2 है। तुलना में मतलब सेम टू सेम है, लेकिन आपको तीसरा इसमें सेम टू सेम नहीं है। कायथा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक विकसित रही है, सही है। यह हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ है, सही है। इसके मैंने कनिष्ठ मैंने छोटा है। इसके मृतभांडों में प्राक हड़प्पाई लक्षण नहीं दिखते हैं, गलत बात है, दिखता है। इस पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देते, ये सही है, तो सही सी होगा इसका। कायथा संस्कृति के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है। यह संस्कृति प्राक हड़प्पाई और हड़प्पा उत्तर ताम्रपाषाण संस्कृति तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृति है जो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में पाई जाती है। इस संस्कृति के मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देता है। यह संस्कृति लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। आइए अब हम लोग 40 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से अलग मानी जाती है, तो हो जाएगा मालवा संस्कृति हो जाएगा। जोरोवे, ताम्रपाषाणिक और गैरिक मृदभांड सेम है, लेकिन मालवा अलग है। आइए उसका व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति, मालवा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से अलग मानी जाती है, ठीक है ना। यह एक ताम्रपाषाणिक बस्ती है, यहाँ से उत्कृष्ट ताम्रपाषाण के मृदभांड मिलते हैं। मालवा संस्कृति का काल 1700 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। यह पश्चिम मध्य प्रदेश में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न, ताम्रपाषाण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी वाली मैदानों में ताम्रपाषाणिक अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी घाट तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। तो इसका कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन केवल 2 सत्य है, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ताम्रपाषाण के संबंध में कथन 2 सत्य है। सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी तटों यानी नदी के किनारा पर और पहाड़ी से कम दूरी यानी कि नदी के किनारों ऐसा नदी जो पहाड़ में बा, ठीक बा, पर बसाए थे। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और इन छोटे पत्थरों और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला में परिचित थे। और सत्य कथन है दूसरा 1 वाला, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रायः समूचे देश में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाण संस्कृतियों की एक विशेषता है,
तो हो जाएगा आपको कांस्य का प्रयोग, प्रस्तर यानी पत्थर होगा, प्रस्तर का मतलब पत्थर, सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग या तांबे का प्रयोग, तो हो जाएगा 2 और 4। ताम्रपाषाण पत्थर का प्रयोग और तांबे का प्रयोग होता था इसमें, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की विशेषता पत्थर के औजार तथा हथियारों का प्रयोग थी। इस युग में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषताओं में कांसे तथा सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग शामिल नहीं था। आइए 43 प्रश्न देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा आपको ताम्रपाषाणिक स्थलों में न हल और न फावड़ा पाया जा गया। इस काल के लोग झूम खेती करते थे। ताम्रपाषाण के लोग लोहे के प्रयोग से व्यापक खेती करते थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बता रहा है देखिए। ताम्रपाषाण काल के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है, क्योंकि खेती के लिए लोहे के प्रयोग का प्रयोग नहीं होता था, उपयोग होता था, लेकिन ताम्रपाषाण संस्कृति में लोहे का अस्तित्व नहीं था। ताम्रपाषाण के जो लोग पश्चिमी और मध्य भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन एवं विस्तृत पैमाने पर कृषि कार्य नहीं कर सके। ताम्रपाषाण स्थल से हल और फावड़ा का न पाया जाना इस बात को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। 44वां प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11th चैप्टर 6। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के सावधानों से ताम्रपाषाण संस्कृति की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन सत्य है। देखिए दिए गए दोनों कथन सत्य है। पश्चिमी महाराष्ट्र में पोषाहार में कमी, चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी के प्रकोप को बड़ी संख्या में बच्चों के सावधानों का जिम्मेदार माना जाता है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के बावजूद पश्चिमी महाराष्ट्र में बच्चों की मौतों की उच्च दर ने ताम्रपाषाण संस्कृति के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को आयुर्वर्धक नहीं बना पाया। ताम्रपाषाण, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई डिटेल में पढ़े होंगे, बुझाएगा। डिटेल में पढ़ने के लिए एक उपाय, एनसीईआरटी को साफा डिटेल कर दीजिए। 40 से अधिक ताम्र निधियां भारत के विभिन्न हिस्से से प्राप्त हुई हैं। ताम्र निधियों में से अधिकांश गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से दोनों कथन गलत है, कोनो कथन सत्य नहीं है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के संबंध में कोनो कथन सत्य नहीं है। भारत के विभिन्न हिस्सों में 40 से अधिक ताम्र निधियां प्राप्त हुई है। विभिन्न हिस्सों में सब जगह से प्राप्त हुई है। ये पूर्व में बंगाल से गुजरात तथा हरियाणा तक फैले हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में ताम्र निधियां प्राप्त होती हैं। भारत के उत्तरी मैदान विशेषकर गंगा यमुना दोआब में आदि ताम्र निधियां प्राप्त होती हैं। तांबा का अवश्य एस, ठीक है। तो चलिए आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग मिलते हैं। आशा करते हैं अगर आपको वीडियो से आप इस क्वेश्चन से या मेरे इस कार्य से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा इससे। चलिए, और टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।